नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की उनकी सत्ताएं तथा कार्यक्षेत्र। सत्ताएं मतलब वो क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब उनका जो लिमिट है वो, और कार्यक्षेत्र वो क्या काम करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा विशेष सत्ता तथा विशाल कार्यक्षेत्र रखता है, और देशों के सर्वोच्च न्यायालय से हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विशेष सत्ता है। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्रों को मूलभूत क्षेत्राधिकार, विवादों के निपटारे का अधिकार तथा परामर्श देने का अधिकार, इस तरह 3 भागों में बांटा गया है उनके कार्यक्षेत्र को। तो पहला कार्यक्षेत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत क्षेत्राधिकार। जब अदालत को सर्वप्रथम विवाद को सुनकर निर्णय देने की सत्ता प्राप्त हो उसे न्यायालय का मूल अधिकार कहते हैं। कि जो भी जिसने भी याचिका केस दाखिल किया है, फरियादी जिसको बोले, तो उसको वो सुनते हैं पहले, बाद में निर्णय सुनाते हैं, उसको मूल अधिकार कहते हैं। तथा ऐसे विवादों में निर्णय करने की सत्ता अन्य किसी न्यायालय को नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो अभी हम देखेंगे कि उसके मूलभूत क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला, संघ सरकार तथा एक या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, यानी हमारी भारत सरकार और कोई एक राज्य, मानो कि हमारा गुजरात राज्य, उनके बीच कोई झगड़ा है, तो उसके झगड़े को सुलझाना उसके मूलभूत क्षेत्राधिकार में आएंगे। या केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्य, यानी गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और राजस्थान, तीनों राज्य मिलकर उनके साथ झगड़ा हो तो उसको सुलझाने का काम करते हैं। देखिए किसकी ओर। अभी दूसरा हम देखेंगे कि एक तरफ भारत सरकार है और एक तरफ एक से अधिक राज्य हो, एक से ज़्यादा राज्य हो, और दूसरी तरफ हम देखें कि एक से अधिक राज्यों के बीच मतभेद हो, यानी राज्यों के बीच मतभेद या टकराव हो, तभी एक से या उससे अधिक राज्यों के बीच टकराव हो तो उसका समाधान भी सर्वोच्च न्यायालय करती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, अर्थात राज्यों के बीच झगड़ा हो तो उसके संदर्भ में निर्णय देने की सत्ता भी है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को संघ सरकार के किसी भी कानून अथवा संवैधानिक व्यवस्था के संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है उसके संदर्भ में ये सर्वोच्च न्यायालय है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है। तो इस न्यायालय को नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार, हमारे जो 6 अधिकार है, उसकी सुरक्षा देखभाल करने की सत्ता के अलावा ये मूलभूत अधिकारों के भंग के विरुद्ध आवश्यक आदेश देने की भी सत्ता है। तो हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा कौन सी न्यायालय करती है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय करती है। तो यहाँ पर हमने मूलभूत क्षेत्राधिकार में देखे कि केंद्र सरकार का राज्यों के बीच, राज्य के बीच, और राज्य के भी, बहुत सारे राज्य हो और सामने एक राज्य हो, एक राज्य हो और सामने बहुत सारे राज्य हो, तो ऐसा उनके बीच कोई झगड़ा हो तो उनके बीच झगड़ा हो, या पानी का, नदी के बंटवारे की कोई बात हो, सीमा को लेकर कोई प्रश्न हो, तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार के बाहर है। इसके लिए अलग न्याय तंत्र वाटर ट्रिब्यूनल करती है। पानी को लेकर, पानी के बंटवारे के लेकर कोई प्रश्न है तो ये वो सर्वोच्च न्यायालय के मूलभूत अधिकार में वो नहीं आता, उसके लिए अलग न्याय पंच की रचना की जाती है और वो पानी का बंटवारा करती है और अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। ये जो न्याय पंच जो पानी को लेकर जो निर्णय सुनाती है, वो कोई न्यायालय में उसको कोई भी राज्य नहीं ले जा सकता है। अभी हम दूसरा देखेंगे अपील का क्षेत्राधिकार, विवाद अधिकार क्षेत्र। तो सर्वोच्च न्यायालय के विवाद अधिकार क्षेत्र में 3 प्रकार के विवादों में अपील की जा सकती है। एक तो संविधान के अर्थघटन का विवाद, यानी संविधान के जो नियम है उसका अर्थघटन किस प्रकार करते हैं उसका विवाद। दूसरा दीवानी दावों से संबंधित, जो आपको मैंने पहले बता दिया, और फौजदारी दावों से संबंधित विवाद। ये 3 प्रकार के विवाद ये अपील के क्षेत्राधिकार में आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के। तो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय, आदेश
या अंतिम आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह प्रमाण पत्र दिया हो कि इस विवाद में संविधान के किसी कलम का अर्थघटन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि हमेशा उच्च न्यायालय में संतोषकारक न्याय नहीं मिलता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, वो सबसे पहले बताया। पर कब जा सकते हैं? जब हमें उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है कि ये जो केस है, ये जो विवाद है, उसमें संविधान का अर्थघटन यानी संविधान का कोई नियम जुड़ा हुआ है, तभी उन प्रश्नों के संदर्भ में गलत तरीके से निर्णय दिया गया है। इन कारणों से जो नाराज पक्षकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया वो संविधान के नियम के खिलाफ होता है, उसका अर्थघटन गलत हो गया है, तब भी उच्च न्यायालय उसको प्रमाण पत्र देता है, तब भी पक्षकार उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा विश्वास भी हो जाए कि उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो संविधान के अर्थघटन के प्रश्न उसमें समाविष्ट है, तो सर्वोच्च न्यायालय विशेष आदेश दे सकती है, लेकिन अपील में नया कारण नहीं जोड़ा जा सकता। केस या पक्षकार ही उन्हीं कारणों में से अपील कर सकता है कि विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा गलत रीति से दिया गया है। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार के रूप में होता है, उच्च न्यायालय में पक्षकार के रूप में होता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जो पक्षकार है, जिसने अपील की है, वही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अभी हम दूसरा विवादी क्षेत्र देखेंगे कि दीवानी मामलों में उच्च अदालत ऐसा प्रमाण पत्र दे कि विशेष महत्वपूर्ण है तथा उसमें कानून के अर्थघटन का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है। कानून का अर्थघटन में उसको ज़्यादा सोच समझ कर उस पर निर्णय दिया जाए तो अच्छी बात है, और उस प्रश्न पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करे यह आवश्यक है। तो ये अगर ऐसा प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय देता है तब ऐसे मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और उसके लिए फीस लाख से अधिक रकम के दीवानी दावों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी लाख से अधिक रुपये दीवानी यानी प्रॉपर्टी से रिलेटिव, क्या कोई किसी ने मकान छीन लिया है, कारखाना छीन लिया है, ऐसा कोई है, और वो 1 लाख रुपये तक का दावा हो तभी। और उच्च न्यायालय जब हमें प्रमाण पत्र देता है कि ये महत्वपूर्ण है, उसमें कानून का अर्थघटन करने का प्रश्न जुड़ा हुआ है, तभी ये सर्वोच्च न्यायालय में उसको ले जा सकते हैं। अभी हम तीसरा देखेंगे फौजदारी मामला, कि जिसमें चोरी, लूटपाट, मारपीट, खून खराबा हुआ हो ऐसा, तो उसमें आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा से मुक्त किया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो। मतलब निचली अदालत में पहले ऐसा केस ले जाते हैं, जैसे कि तहसील अदालत में या जिला अदालत ने उसको मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी है, लेकिन उच्च न्यायालय ने बाद में वो केस उच्च न्यायालय में गया तो उच्च न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, तब ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और उच्च न्यायालय ने अपने अधीन किसी अधीनस्थ न्यायालय के सभी मामलों को अपने पास मंगा, मतलब तभी उच्च न्यायालय क्या करती है, जो भी केस में जिला अदालत या तहसील अदालत में वो केस चला तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट मंगवाती है, और बाद में आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो तथा ऐसा प्रमाण पत्र दिया गया हो कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए फैसलों, जो निर्णय उसने सुनाया है, वो स्वयं उसका पहले पुनरावलोकन करती है, यानी पुनः समीक्षा करती है कि खुद ने जो फैसला सुनाया है मृत्युदंड का वो कितना सही है, उसमें क्या सुझाव है, बदलाव करना चाहिए, सही है कि गलत है, वो खुद समीक्षा करता है, और अन्य किसी अदालत में चल रहे विवादों को अपने पास मंगा सकता है। और संसद कानूनों का निर्माण करके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बढ़ोतरी करता है, कानून का निर्माण करता है, उससे सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो बढ़ जाते हैं। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय का तीसरा जो क्षेत्राधिकार है सलाह का, परामर्श देने का,
तो अगर राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण मामले या कोई प्रश्न हो जिसमें कानून से रिलेटिव हो, ऐसा कोई प्रश्न हो अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित यानी प्रजा कल्याण से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न या मुद्दा हो, तो उसमें से उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अभिप्राय लेना योग्य लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को राष्ट्रपति विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय अगर राष्ट्रपति उनसे मार्गदर्शन लेना चाहते, सलाह लेना चाहते, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको उसके लिए परामर्श देती है। और इस प्रावधान के अंतर्गत कानून के संबंधित प्रश्न, सच्चाई से संबंधित प्रश्न हो, संविधान के अर्थघटन के प्रश्न हो, किसी विधेयक के संबंधित प्रश्न, विधेयक यानी कानून से संबंधित प्रश्न हो, तो राष्ट्रपति तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ले सकते हैं। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए भेजे गए जो प्रश्न हैं उस पर विचार का अभिप्राय देना योग्य नहीं लगता है, तो ऐसे प्रश्नों को न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास वापस भेजते हैं। अगर राष्ट्रपति ने कोई प्रश्न पर सलाह लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा पर सर्वोच्च न्यायालय को योग्य न लगे उस पर सलाह देने का, तो वो वापस फिर से राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो किसी भी मामले में न्यायाधीश द्वारा दिए गए अभिप्राय या सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी बाद में कोई प्रश्न पर अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनको सलाह परामर्श देते हैं, वो सलाह राष्ट्रपति को माननी है कि नहीं माननी वो उन पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे अन्य सत्ताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय को आगे दिए गए अपने किसी भी निर्णय की पुनः समीक्षा करने की सत्ता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को जो भी फैसला आरोपी को, पक्षकार को सुनाया है उस पर वो पुनः समीक्षा फिर से जांच कर सकता है कि वो सही फैसला है कि गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय के तिरस्कार के लिए सजा सुना सकता है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा, मोस्ट IMP याद रखना, मूलभूत अधिकारों की उसके संदर्भ में कार्यपालिका के किसी भी कदम, कानून अथवा आदेश जो संविधान के साथ सुसंगत नहीं है उसके आधार पर उन्हें असंवैधानिक घोषित करके तथा उस ऐसे कानूनों आदेशों को रद्द करने की सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यह सत्ता संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों के रक्षक, संरक्षक की भूमिका निभाता है। तो ये खाली जगह MCQ में आ सकता है कि नागरिकों के अधिकार का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि उसको किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार छीन जाता है, चाहे कोई व्यक्ति से नहीं सरकार छीनती है, तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कार्यवाही कर सकता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है अगर वो उनको सही नहीं लगे तो वो कानून को वो रद्द भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे नजीरी अदालत, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो सारे रिकॉर्ड्स रखती है। तो नजीरी अदालत ऐसी अदालत है कि जिसके रिकॉर्ड सबूत है वो प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं। उसमें जो सारे सबूत होते हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स को प्रमाण के रूप में महत्व उसको दिया जाता है। जब इन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तब उनकी वैधानिकता के समक्ष कोई विरोध नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्थायी दस्तावेज माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय सुनाता है और जो उसके साक्षी सबूत होते हैं उनको दस्तावेज के रूप में माने जाते हैं वो, और सबको मानना भी पड़ता है। उसका उपयोग जो है वो अधीनस्थ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय के मुकदमों में निर्णय के समय संदर्भ के रूप में उसका उपयोग भी किया जाता है। इनकी अवगणना तथा तिरस्कार करने वाला उनको सजा के पात्र माना जाता है।
तो यहाँ पर नजीरी अदालत यानी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है, यानी कि जो दस्तावेज होते हैं, सबूत होते हैं, उसको प्रमाण के रूप में माना। और उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय जो दस्तावेज देते हैं, जो सबूत देते हैं, उसको उनकी जो नीचे की अदालतें हैं सारी, उनको मानना पड़ता है। अगर नहीं मानेगी तो वो सज़ा के पात्र माना जाता है। अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे उच्च न्यायालय, जिसको हाईकोर्ट भी बोलते हैं, और भारत के सभी राज्यों में या 2 राज्यों में मिलकर भी एक उच्च न्यायालय होती है। तो भारत में संलग्न सुग्रथित और एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है, और बीच की कड़ी रूप महत्वपूर्ण न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय, यानी बीच में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में उच्च न्यायालय, और नीचे अधीनस्थ अदालत, जिला अदालत या तहसील अदालत है, जो राज्यों के विस्तारों में सर्वोपरि है। प्रत्येक इकाई राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच भी उच्च न्यायालय की रचना करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ एक ही दोनों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है। सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश शासन में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई, इन प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और भारत में आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तीनों राज्यों के बीच एक ही उच्च न्यायालय है। तो उसी प्रकार असम के उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र मणिपुर, मेघालय, नागालैंड यानी 7 सिस्टर राज्यों की एक ही उच्च न्यायालय है। अभी हम देखेंगे उच्च न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति, जो राज्य के उच्च न्यायालय है वहाँ के राज्यपाल, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही करते हैं। और अन्य न्यायाधीश बाकी के जो होते हैं उनकी नियुक्ति के समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रपति करते हैं। तो वास्तव में राष्ट्रपति अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करने वाला राष्ट्रपति अभिप्रेत है, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल का समय है वो 62 साल, याद रखना, खाली जगह MCQ में आ सकता है। सर्वोच्च में आएगा 65 और उच्च में न्यायाधीशों का कार्यकाल का समय 62 साल है। और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को मतलब अनुशासनहीनता यानी डिसिप्लिन में नहीं है, भ्रष्टाचार करे, बराबर काम नहीं करते, उसके कारण राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार संसद में महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण करने तथा आरोप सिद्ध होने पर पद से हटा सकते। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी सेम प्रक्रिया, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की देखी थी, उस प्रकार ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग की कार्यवाही से उनको पद से हटाया जा सकता है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का किसी भी राज्य में स्थानांतर किया जा सकता है, एक राज्य में से दूसरे राज्य में भी उनको भेज दिया सकता है। और सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती है, हर एक राज्यों में अलग अलग होती है। राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो ऐसे मामलों में संख्या का कामकाज का बोझ में ध्यान में रखते हुए संख्याओं को वो 2 वर्ष के लिए एडहॉक के आधार पर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं 2 साल के लिए। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है, खास याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का कामकाज अंग्रेजी भाषा में, लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने राज्य की भाषा में उस राज्य के उच्च न्यायालय का अपना कामकाज कर सकता है, ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो वो राज्य अपनी मातृभाषा में कामकाज कर सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव पारित करे तो। अभी हम देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यताएं हैं, तो उसकी भी सेम, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी हम उसमें देखेंगे कि ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसको निचली अदालत में यानी जिला अदालत में उसको 10 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, और उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रपति की नज़र में वो न्यायविद, संविधान का विशेषज्ञ, कायदे का जानकार होना चाहिए।
और उसकी उम्र 62 साल से कम होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा संदर्भ नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाते हैं। ओके।